अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन, जिसका टाइटल है अ फ्लीटिंग पीस। इस ओपिनियन में हम डिस्कस करेंगे इसराइल एंड फ़लस्तीन के बारे में कि ये जो पीस डील हुई है ये परमानेंट सीज़ फायर है या फिर बस एक टेम्परेरी है, और किस तरह हुई है, ट्रंप का क्या रोल था, यूएस का क्या रोल था, ओआईसी का क्या रोल था, ओआईसी में 57 कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ आते हैं, उन्होंने क्या किरदार अपना अदा किया है इस पीस डील में, और किस तरह ये सीज़ फायर जो है वो परमानेंट हो सकता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीएसएस करंट अफेयर्स के लिए, सीएसएस ऐसे के लिए एंड पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। एक और बात जो मैंने आपसे करनी थी, आप हमेशा कहते हैं कमेंट में कि आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल्स अपलोड किया करें, लेकिन मैंने आपको अपनी सिचुएशन बताई थी कि मैं गांव में रहती हूं और सिटी में हम लोग ने अपने रिश्तेदारों के घर पे न्यूज़पेपर लगवाया हुआ है, तो वो फिर कभी तो डेली बेसिस पे हमारे घर आ जाता है या फिर कभी कभी 3-3 4-4 दिन नहीं आता। लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ा था वो 26 जनवरी का था, उसके बाद मैंने अभी तक कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, और एकदम से सारे जो है वो न्यूज़पेपर अब मेरे पास आएंगे, फिर मैं उसको खुद पढ़ूंगी, उसमें से नोट्स बनाऊंगी, और फिर जब तक मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊंगी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तब तक वो डेट गुजर चुकी होती है। तो मेरी सिचुएशन ये होती है, लेकिन अब ये वाला इंपॉर्टेंट था, अब ये 22 जनवरी का था, इसको मैंने काफ़ी देर पहले पढ़ लिया था, लेकिन जैसे ये इंपॉर्टेंट था कि किस तरह ये पीस डील हुई है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज इस पर वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि इतनी देर से न्यूज़पेपर रिसीव नहीं हुआ मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पर वीडियो बना दूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको पता है कि गज़ा पे वैसे भी टॉपिक आते रहते हैं हमें। अब ये सारी मेरी सिचुएशन है, तो आप बताएं मैं कैसे रोज़ एडिटोरियल अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन फिर जब मैं पढ़ती हूँ तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उस पर मैं लाजमी कोशिश करती हूँ कि उस टॉपिक पे लाजमी वीडियो बनाई जाए। बाकी आप कमेंट करते रहें और लाइक करते रहें, मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं वीडियोस बनाती रहूं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपिनियन का टाइटल डिस्कस करते हैं कि इसका क्या टाइटल सिग्निफिकेंस है। अ फ्लीटिंग पीस, फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्परेरी, आर्जी तौर पे या बहुत थोड़े टाइम के लिए। अ फ्लीटिंग पीस बात कर रहे हैं यहाँ पे राइटर गज़ा के हवाले से कि गज़ा में एक टेम्परेरी पीस आया है। इसके अलावा मैंने एक और इसी राइटर की, जाहिद हुसैन राइटर हैं जो इसके, इन्हीं के एक और ओपिनियन पे मैंने वीडियो बनाई थी, उनका नाम था डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इन गज़ा, और आपने वो भी सुन लेनी है ताकि हमें पता चले। वो ज़्यादा यूएस के रोल के हवाले से थी कि किस तरह ट्रंप की जो कैबिनेट है वो सारी एंटी गज़ा है। उस ओपिनियन में हम लोगों ने मैप बनाना भी सीखा था कि मैप को आप किस तरह पेपर में ड्रा कर सकते हो, तो आपने वहाँ से जाके वो सीख लेना है। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, द गन्स हैव गॉन साइलेंट इन गजा विद द सीज फायर कमिंग इनटू इफेक्ट एज लाइफ लिम्स बैक। लिम्स बैक का मतलब होता है वापस आना बहुत मुश्किलात को फेस करने के बाद। टू व्हाट इज कंसीडर्ड नॉर्मल इन द इनक्लेव। इनक्लेव कहते हैं एक बड़ा सा जो एरिया होता है, उसमें एक छोटी सी जगह, जैसे कि पूरा अगर हम फ़लस्तीन की बात करें और उसमें हम एक गज़ा स्ट्रिप की बात कर लें कि ज़िंदगी वापस नॉर्मल होने लगी है, रूटीन की तरफ वापस आने लगी है इतनी मुश्किलात को सहने के बाद। डिवास्टेटेड बाय इंसिसेंट कहते हैं एंडलेस को, इसराइली बॉम्बिंग फॉर द पास्ट 15 मंथ्स, कि ये पिछले 15 महीनों से ये जो वार चल रही थी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान में, ये अब ख़त्म हो चुकी है। 15 मंथ इसलिए राइटर ने लिखा है क्योंकि ये वार 2023 से स्टार्ट हुई थी, अक्टूबर के मंथ से, और अब तक ये चल रही थी। बट द वार इज़ फार फ्रॉम ओवर विद द जोनिस्ट रिजीम। जोनिस्ट रिजीम उनको कहते हैं जो कि इसराइल वाले खुद होते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। स्टिल नॉट विलिंग टू एंड इट्स ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन कहते हैं कब्जे को, कि वहाँ पे जो उन्होंने ऑक्यूपेशन की थी या बॉम्बिंग कर रहे थे उसको वो ख़त्म नहीं करना चाहते थे, ये उनकी विल नहीं थी। विलिंग कहते हैं ख्वाहिश को। इट्स ओनली द फर्स्ट फेज ऑफ द 3 स्टेज ट्रूस कहते हैं सीज फायर को, एग्रीमेंट करने को, कि पीस डील ये जो हुई है ये 3 स्टेजेस पे हैं, और ये अब जो चल रहा है ये फर्स्ट फेज है। इसका क्या 3 स्टेजेस हैं हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रोसेस दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, देयर आर स्टिल क्वेश्चंस अबाउट इसराइल फुलफिलिंग इट्स प्रॉमिस ऑफ कंप्लीट विड्रॉ। अब राइटर कहते हैं कि जो फर्स्ट फेज चल रहा है 3 स्टेजेस का, तो क्या ये क्वेश्चन बनता है कि जो इसराइल है क्या ये बाकी प्रॉमिसेस को पूरा करेगा जो दूसरे 2 स्टेजेस में होगा, कि आप अपनी फौजों को वहाँ से निकाल लें, तो क्या इसराइल इस प्रॉमिसेस को पूरा कर पाएगा। एंड एरी कहते हैं स्ट्रेंज को, स्ट्रेंज क्लेम प्रिवेल विद द पीपल ऑफ गजा कंटिन्यूइंग टू लिव अंडर सीज। राइटर कहते हैं कि एक एरी क्लेम है, कि एक स्ट्रेंज क्लेम ये किया गया है कि जो पीपल हैं गजा के, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी सीज मीन कंट्रोल के, अंडर कंट्रोल गुजारेंगे इसराइल के। अब ऐसा राइटर ने क्यों कहा है, क्योंकि उसने कहा है कि जो 2 फ़लस्तीनियन मैन थे, इंक्लूडिंग अ टीन एजर,
were killed by Israeli forces hours after the ceasefire started। कि जब ceasefire स्टार्ट किया गया था ना तो उसके 1 घंटे बाद ही इसराइल की जो फोर्सेस थी उसने एक टीनेजर को जो है वो उसका मर्डर कर दिया था, उसको शहीद कर दिया था। तो राइटर इस वजह से ये क्लेम दे रहे थे कि ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी सारी गज़ा जो है कंटिन्यूइंग टू लिव अंडर सीज। 2 Palestinian men killed under the by the Israeli forces after the ceasefire started. The Israeli Prime Minister has threatened to resume military operation if the second phase of the truce does not work. There is still not mention of an independent Palestinian state. राइटर लिखते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई कि 2 स्टेट जो सोल्यूशन है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा या कुछ इस तरह का होगा कि आप अपनी जो फ़लस्तीन है वो अपनी अलग स्टेट बना लें और इसराइल वाले अपनी अलग स्टेट बना लें। जब बल्कि जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर है ना, हमने ऊपर पढ़ा था कि वो उसकी कोई ये विल नहीं है कि वो इस जंग को रोके या ये सीज़ फायर कर दे, बल्कि ये किसी मजबूरी के थ्रू ही कर रहा है और वो ट्रंप का इस पर प्रेशर है। जैसे हमें पता है कि ट्रंप ने कहा था कि मैं एंटी वार हूँ, मैं सारी जंगें ख़त्म कर दूंगा, तो इस वजह से वो इसने ऐसा किया। लेकिन उसने ये थ्रेट भी दिया है कि अगर आप जो हो वो पहला अगर फ्रेज़ पूरा होता है लेकिन अगर दूसरा फ्रेज़ पूरा नहीं होगा तो हम ये जो ट्रूस है ये डजेंट वर्क, ये सीज़ फायर काम नहीं करेगा और हम दोबारा से जंग लगा देंगे, मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। आगे राइटर लिखते हैं इट इज़ टेंटेटिव पीस। टेंटेटिव कहते हैं आर्जी को, टेम्परेरी को, बहुत थोड़े टाइम के लिए पीस डील की गई है ये विद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ़लस्तीनियन रिटर्निंग टू द रबर। रबर कहते हैं मलबे को, जब उनके घर थे वो तबाह हो गए तो वो सिर्फ एक मिट्टी का ढेर बन के रह गए हैं। डैट वाज वंस देयर होम, कि अब वो सब जब वापस आए हैं गज़ा स्ट्रिप्स से अपने घरों की तरफ तो उन्होंने क्या कंडीशन देखी कि जो उनके एक दफ़ा जो उनके घर हुआ करते हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, मिट्टी का ढेर हो चुके थे। आगे राइटर लिखते हैं देयर आर स्टिल डेड बॉडीज बर्डेड अंडरनीथ, कि अब वो वहाँ से कोई सामान उठाने की कोशिश करते हैं तो नीचे अभी तक जो डेड बॉडीज है ना वो दफनाई हुई हैं वहाँ पे उस मलबे के नीचे। ईच वन ऑफ देम हैज़ लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर और अक्वाइटेंस, अक्वाइटेंस कहते हैं उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ जो उसे लिंक करती हो, फैमिली, बच्चे, मदर और इस तरह की कोई भी चीज़ इन द जीनोसाइड दैट हैज़ लेफ्ट मोर देन 46,000 पीपल dead and thousands of others gravely injured, most of them are children। कि जब अब वो वापस तो आ गए, ये जो टेंटेटिव पीस है ना, ये जो डील हुई है, जब वो वापस आए तो उनके घर भी तबाह हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जो जिंदा हैं लेकिन उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ना उनके घर हैं, ना बच्चे हैं, ना बीवी, ना माँ बहन, सब कुछ तबाह हो चुका था उनका, क्योंकि 46,000 पीपल जो थे वो उसमें शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ अदर्स ग्रेवली इंजर्ड, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। ग्रेवली इंजर्ड मीन कहते हैं कि शदीद किस्म के जो उनको ज़ख्म आए हैं। मोस्ट ऑफ देम आर चिल्ड्रन, और इसमें से ज़्यादातर तादाद है वो बच्चों की है। येट द रिजिलियंस कहते हैं मजबूती को, कि किसी तूफान के सामने एक चट्टान की मानद आप खड़े रहो। ऑफ द पीपल हु हैव गॉन थ्रू अ जीनोसाइडल वॉर इज़ इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल कहते हैं अनबीटेबल को, कि ये जो जीनोसाइडल वार में जिन लोगों ने सर्वाइव किया है वो अनकॉन्क्वेरेबल है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टू डिफीट कहते हैं इसको, इनडोमिटेबल को। द स्पेक्टिकल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, स्पेक्टिकल्स कहते हैं डिस्प्ले को, मीन दिखाया गया है, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटिंग द सीज फायर, वेविंग फलस्तीनियन फ्लैग्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द डिवास्टेटेड इनक्लेव। अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करता है और अंडरलाइन करता है देयर रिजोल्व इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। Israel's military, might backed by the US, has failed to destroy the resistance। के यूएस ने भी सपोर्ट किया था इसराइल की मिलिट्री को, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी रेजिस्टेंस थी वो इतने ज़्यादा रिजिलियंस थे कि उनको जो थे तबाह नहीं कर पाए, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। इसराइल की मिलिट्री थी वो इसमें नाकाम हो गई है। हैज़ फेल्ड टू डिस्ट्रॉय द रेजिस्टेंस। Hamas was back, taking charge immediately after the ceasefire. Thousands of Hamas fighters have re-emerged from hiding and have re-established control over the enclave. It was apparent that despite the horror it has wrought का मतलब होता है ऑपरेट करना या किसी को ज़ोर से मारना। Israel has failed to achieve its main objective of eliminating the resistance group। resistance group कौन सा है? हमास है। According to the some
रिपोर्ट मोर रिक्रूट्स कहते हैं इनरोल करने को, कि ज़्यादा लोग भर्ती कर रहे हैं अब हमास वाले अपनी मिलिट्री में। हैव ज्वाइंड द मिलिटेंट आउटफिट्स रिप्लेसिंग द फाइटर्स हु वर किल्ड बाय द इसराइली फोर्सेस। कि अब देखिए हमास की कंडीशन हमारे सामने थी कि 15 महीने से वार जो है कंटिन्यूस चल रही थी और बहुत सारे हमास के जो फाइटर्स थे वो वहाँ पे शहीद हो गए। अब जब ये थोड़ा-सा पीस डील की जा रही है तो हमास अपनी कंडीशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और नए फाइटर्स को भर्ती कर रहा है, रीएस्टैब्लिश कर रहा है कंट्रोल को ओवर द एन्क्लेव। इसके अलावा ऐसे लोग जो शहीद हो गए थे उनकी जगह पे अब नए लोगों को रिप्लेस कर रहा है, फाइटर्स को उनकी जगह पे। लेकिन ये जो बात है राइटर ने लिखी कि इसराइल जो है ना उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो बिल्कुल इनको ख़त्म कर दे, वो उसमें नाकाम हो चुका है, क्योंकि वो नाकाम हो चुका है। एलिमिनेटिंग मीन निकालने का, द रेजिस्टेंस ग्रुप को बाहर निकालने के लिए। द रेजिस्टेंस ऑफ द पीपल हु हैव गॉन थ्रू अ जीनोसाइडल वार इज इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का हमने मतलब ऊपर भी पढ़ा था कि अनबीटेबल है। अब आगे हमने पढ़ना है कि कौन कौन से कंट्रीज इस पीस डील में, इस एग्रीमेंट में शामिल हुए हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ हैक्टिक कहते हैं वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा बिजी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स दैट इन्वॉल्व्ड कतर, इजिप्ट एंड द यूएस, ये 3 कंट्रीज इसमें शामिल थे। द टू साइड्स फाइनली रीच्ड अ सीज फायर एग्रीमेंट लास्ट वीक। द मेन रेजिस्टेंस टू द ट्रूस हैड कम फ्रॉम टेल अवीव। टेल अवीव जो है इसराइल के एक शहर का नाम है, विच वाज नॉट विलिंग टू विदड्रॉ इट्स फोर्सेस फ्रॉम द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। कि जो इसराइल वाले थे वो नहीं चाह रहे थे कि अपनी फोर्सेस को ऑक्यूपाइड टेरिटरी से निकालें, लेकिन कतर, इजिप्ट एंड यूएस ने एक इंगेजमेंट की, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, और इसमें इन्होंने ये सीज फायर एग्रीमेंट किया। लास्ट वीक की बात है ये। द 3-phase deal with finally came through just days before the installation of Donald Trump as the US president। कि ये सिर्फ एक दिन पहले हुआ, ये जो 3 phases डील एग्रीमेंट था ये एक दिन पहले हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले, उसके दफ्तर में इंटर होने से पहले ये हुआ था। इंटरेस्टिंगली देयर वाज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द पीस ड्राफ्ट। ये जो पीस एग्रीमेंट है दैट हैज़, जो कि अभी ड्राफ्ट है क्योंकि अभी सिर्फ पहला फेज चल रहा है, लेकिन जब ये एक तीनों फेजेस पूरे हो जाएंगे तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा ड्राफ्ट से। दैट हैज़ बीन ऑन द टेबल सिंस मई लास्ट ईयर, कि जब पिछले साल मई में भी सेम ऐसा ही एग्रीमेंट किया गया था। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट सीम टू हैव लीड टू चेंज ऑफ स्टांस बाय प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट। के वहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर का नाम है, एमसीक्यूज आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि जो इसराइल है उसके प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, नेतन्याहू। कि उसकी गवर्नमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसने उनका स्टांस चेंज किया, उसमें सबसे पहला तो ट्रंप है। इट मे बी ट्रू डैट प्रेशर फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप फोर्स द राइट विंग इसराइली गवर्नमेंट टू स्टेप बैक फ्रॉम द हार्ड लाइन पोजिशन। कि ये प्रेशर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया कि आप जो हो वो पीछे एक स्टेप ले लो और रीजन में पीस लेके आओ, चाहे ये थोड़े टाइम के लिए ही क्यों ना हो। ट्रंप हैड रिपीटेडली थ्रेटन्ड दैट देयर वुड बी हेल टू पे इफ द हॉस्टेज वर नॉट रिलीज्ड अहेड ऑफ हिज जनवरी 20 इनागोरेशन। कि 20 जनवरी को इसने इनागोरेशन ली थी, ओथ ली थी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में वापस आ चुका था। तो ट्रंप ने जो है इससे पहले बहुत बार इस थ्रेट दिया इस चीज़ का कि अगर आपने इस सीज फायर ना किया या जो हॉस्टेज हैं जो कि 2023 को अक्टूबर के मंथ में जो हमास ने इसराइल के पकड़े थे आदमी, उनको अगर आप लोगों ने रिलीज़ ना किया तो आपको बहुत भारी रकम अदा करना पड़ेगी, हेल टू पे इफ़ द हॉस्टेज वर नॉट रिलीज अहेड ऑफ हिज जनवरी 20 इनागोरेशन। इनागोरेशन कहते हैं आगाज़ को, कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन का आगाज़ 20 जनवरी को हुआ था 2025। आगे राइटर लिखते हैं एंड श्योरली इट डिड हैपन विद सम आर्म ट्विस्टिंग। आर्म ट्विस्टिंग का मतलब होता है प्रेशराइज करना बाय ट्रम्प स्पेशल इन्वो। इन्वो कहते हैं रिप्रेजेंटर को फॉर द मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ। विटकॉफ जो है वो रिप्रेजेंटर थे ट्रम्प के फॉर द मिडल ईस्ट। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स कोटिंग सम अरब डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व्ड इन द नेगोशिएशन tense weekend meeting between PM Benjamin Netanyahu and the Witkoff led to a breakthrough। breakthrough का मतलब होता है डेवलपमेंट की तरफ इन द हॉस्टेज नेगोशिएशन। कि ये जो बातचीत की गई थी ये की गई थी जो कि ट्रम्प के रिप्रेजेंटेटिव थे इन द मिडल ईस्ट, उसका नाम था स्टीव विटकॉफ। इनके और जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल उसके दरमियान में
टेंस वीकेंड मीटिंग हुई है और उन्होंने ये बात की है कि जो आपके ये जो हॉस्टेज हैं, जो लोग उन्होंने पकड़े थे, उन पे इस बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाया जाए। बातचीत करके अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो फेजेस थे, 3 स्टेज जो एग्रीमेंट हुआ इसमें क्या बातें थी। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 3 फेज डील बिगन विद अ 6 वीक सीज़फायर, कि जो पहला फेज है इस 3 स्टेजेस में से वो शुरू होता है कि 6 वीक सीज़फायर होगा एंड द एक्सचेंज ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ 3 इसराइली हॉस्टेज, कि जो हमास वालों ने पकड़े थे 2023 में जब इन्होंने वहाँ पे अटैक किया था इसराइल वालों पे, उस हॉस्टेज को एक्सचेंज करेंगे विद सम 90 फ़लस्तीनियन प्रिजनर्स बाय द टेल अवीव, जो कि 90 फ़लस्तीनियन प्रिजनर्स थे जो कि पकड़े थे इसराइल वालों ने, उनके साथ ये एक्सचेंजमेंट हुई है फर्स्ट पार्ट में। ओवर द नेक्स्ट 6 वीक्स इफ द डील होल्ड 33 of the roughly 100 remaining hostages still in Gaza, living and dead, and more than 100 imprisoned Palestinians held in Israel will be released. अगर ये जो पहला फेज़ है ये कामयाब हो गया तो बाकी जितने भी इम्प्रिजन्ड हैं, जितने भी उन्होंने कैदी पकड़े हुए हैं उनको रहा कर देंगे, गज़ा वाले भी और इसराइल वाले भी विल बी रिलीज्ड इन द सेकंड फेज़। अब हम सेकंड फेज़ की बात कर रहे हैं कि सेकंड फेज़ में क्या होगा कि अ परमानेंट सीज़ फायर वुड फॉलो अ कंप्लीट विड्रा ऑफ इसराइली फोर्सेस फ्रॉम गज़ा, कि कंप्लीट सीज़ फायर कर दिया जाएगा, इसराइल की जितनी भी फौजें गज़ा में हैं उनको भी वो भी वहाँ से विड्रा कर लेंगी। दी थर्ड फेज इन्विजिज्ड का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, या जो थर्ड फेज है उसमें क्या लिखा गया है कि रिकंस्ट्रक्शन होगी, प्रोसेस लास्टिंग फ्रॉम द 3 to 5 ईयर्स, के पिछले जो 3-4 साल से तबाही की गई है उसमें से जितने भी चीज़ें इमारतें वगैरह डिस्ट्रॉय की गई हैं उसकी रिकंस्ट्रक्शन होगी तीसरे फेज में। आगे राइटर लिखते हैं इट ऑल साउंड्स गुड ऑन पेपर बट देयर इज स्ट्रॉन्ग सस्पिशन कहते हैं फीलिंग को, दैट इसराइल अंडर प्रेशर फ्रॉम इट्स फार राइट मीन वेस्टर्न कंट्री के अंडर प्रेशर वुड नॉट अबाइड बाय द एग्रीमेंट, अबाइड कहते हैं फॉलो करना, रूल करना उसको, बाय द एग्रीमेंट इन द सेकेंड फेज, कि सिर्फ अंडर प्रेशर जो है उसने सिर्फ पहली बात मानी है, बाकी बातें नहीं मानी जाएंगी सेकेंड फेज को, खासतौर पर राइटर ने हाईलाइट किया है। Some coalition members of the Netanyahu government are already talking about not extending मीन बढ़ाना या एक्सटेंड करना थोड़े लंबे अरसे के लिए द सीज फायर टू द सेकेंड फेज विच वुड रियली मार्क द इफेक्टिव एंड ऑफ द वॉर। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अभी सिर्फ ऐसा लगता नहीं है कि ये उनकी विल है, ख़ासतौर पे इसराइल वालों की, क्योंकि अभी सीज फायर हुआ ही था तो उन्होंने 1 घंटे के बाद 2 शहीद कर दिए हैं आदमी फ़लस्तीन वालों के। तो यहाँ पे भी राइटर लिखते हैं कि जो सम कोलिशन मेंबर्स ऑफ द नेतन्याहू गवर्नमेंट है वो इस पे बात कर रहे हैं कि नॉट एक्सटेंड, इस टाइम को लंबे अरसे के लिए ना किया जाए सीज फायर को, कि आप जो हो सेकंड फेज तक पहुंच जाओ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर हमारे 3 स्टेप हैं, अगर पहला स्टेप पूरा होता है तो हम सेकंड स्टेप पे को परमानेंट सीज फायर कर देंगे। तो यहाँ पे जो उनकी कोलिशन मेंबर्स हैं वो इस चीज़ के हक में नहीं है कि इसको सीज फायर किया जाए, जो कि एक इफेक्टिव एंड ऑफ द वार होगा। It remains to be seen how the Trump administration would allow the deal to fall apart. President Trump, who has claimed credit for brokering the ceasefire deal, last week declared that he would build up the momentum of the freshly agreed upon Gaza ceasefire deal to expand the historic Abraham Accord. Abraham Accord जो है वो 2020 में साइन किया गया था, जो कि ट्रंप ने ही किया था, तब भी इसी ही की एडमिनिस्ट्रेशन थी। The US backed agreement struck during his first term normalized Israel relation with several Arab countries including the UAE, बहरान एंड द मोरक्को, कि जब ये पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन में आई थी तो इसने इसराइल के साथ जितने भी अरब कंट्रीज़ थे जिनमें UAE था, बहरान था एंड मोरक्को था, इनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करवाने की कोशिश की थी। और इसने कहा था वी विल कंटिन्यू प्रमोटिंग पीस थ्रो स्ट्रेंथ थ्रो आउट द रीजन, द न्यू US प्रेसिडेंट सेड। ट्रम्प की बात हो रही है कि उसने कहा था कि वी विल कंटिन्यू प्रमोटिंग पीस, कि हम पीस कायम करना चाहते हैं, थ्रो स्ट्रेंथिंग थ्रो आउट द रीजन, ताकि आप अपने आपस के ताल्लुकात को बेहतर करो ताकि रीजन में पीस लाया जा सके। प्रेसिडेंट ट्रम्प वुड सीक टू ब्रॉडन द डील टू इंक्लूड मेजर अरब पावर, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कि सऊदी अरब को भी उसने अपने साथ शामिल करने की कोशिश की थी कि आप भी इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर करो। तो सऊदी अरब ने क्या कहा था कि ड्यूरिंग हिज प्रीवियस टर्म ही सक्सीडेड टू ब्रिंग टेल अवीव एंड द रियाद क्लोजर, उन्होंने
जो रियाद है ये कैपिटल है सऊदी अरब का, तो उनके दोनों के दरमियान टेल अवीव और रियाद के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने में कामयाब रह चुका था। बट इसराइल्स जिनोसाइडल वार इन गज़ा हैज़ हेल्टेड का मतलब होता है स्टॉप कर दिया द मूव। इस कदम को जो है इसराइल फिर जो सऊदी अरब था उसने कहा कि हम जो है इनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते जब तक ये जिनोसाइडल वार और हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके ऊपर तशद्दुद करेगा। Riyadh has said it will not consider normalizing relations until Israel commit to a credible path to a Palestinian state. Normalization and true stability will only come through giving the Palestinian a state, declaring the Saudi foreign minister कि उसने कहा था कि जब तक आप फ़लस्तीन को एक स्टेट डिक्लेयर नहीं करते तब तक हम टेल अवीव इसराइल वालों के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं कर सकते। तो हम ये सब कुछ लिखेंगे कि जब ट्रंप अपनी पहली एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे तो उन्होंने भी ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर सऊदी अरब ने कहा कि आप जो हो वहाँ पे मुसलमान भाई हैं हमारे, उनके साथ आप इतना तशद्दुद करते हो, उनको शहीद कर देते हो, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप उसको एक स्टेट डिक्लेयर करो, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करो, फिर हमारे साथ हम आपके साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। While there is no indication that the new administration in Washington capital है अमेरिका का, would press Israel to agree to a new two state solution के। अब हम बात करते हैं जब भी कि फिर इसराइल और फ़लस्तीन का क्या सोल्यूशन है इनकी फ़ाइट का, तो हम हमेशा कहते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन है, लेकिन इंडिकेशन का मतलब होता है साइन, कि यहाँ पे कोई साइन नहीं नज़र आता कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे कि ट्रंप की सेकंड टर्म है वाशिंगटन में वो ऐसा कोई भी कदम करने देगी। वुड प्रेस मीन के प्रेशराइज करेगी इसराइल टू एग्री टू द टू स्टेट सोल्यूशन। प्रेसिडेंट ट्रंप अपेयर ऑप्टिमिस्टिक, कहते हैं उम्मीद होप के साथ, दैट सऊदी अरेबिया वुड स्टिल बी परस्यूडेड टू come into the fold of Abraham Accord. One is not sure that Trump's Middle East project would work without Israel accepting the two-state solution. In fact, some senior member of Mr. Trump's nominated cabinet favor a further or even complete Israel annexation of the West Bank, which could make a viable Palestinian state almost impossible. अब अगर हम बात करें कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो उसने अपनी कैबिनेट में जो लोगों को सिलेक्ट किया है वो प्रो इसराइल हैं और एंटी गज़ा हैं, और वो कभी भी जो है वो इस जो एनेक्सेशन है ना इसराइल की फ़लस्तीन के ऊपर, इसको सपोर्ट करते हैं कि उसने बहुत सही किया है, इस चीज़ को गलत कंसिडर नहीं करते। जो हमने आर्टिकल पढ़ा था डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इन गज़ा, उसमें पूरी कैबिनेट की बात की गई थी कि कौन सा उसका जो सेक्रेटरी है वो क्या कह रहा था, उसकी स्टेटमेंट्स थी बाकायदा। अगर आप वो देखना चाहो तो अपने पेपर में इन सारी बातों को कोट कर सकते हो कि जो उसकी कैबिनेट थी वो उनके क्या ख्याल है फ़लस्तीन को लेके, और वो किस तरह कहते हैं कि इसराइल को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसराइल फ़लस्तीन वालों के लिए। विच कुड मेक अ वायबल फ़लस्तीनियन स्टेट आलमोस्ट इम्पॉसिबल इन सच अ सिचुएशन देयर इज़ नो होप ऑफ एंडिंग द मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट। और अगर हम बात करें जो कि यूएस सपोर्ट करता है, हम अभी भी कहते हैं कि ये ट्रंप की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन खुद जो ट्रंप है वो टू स्टेट सोल्यूशन पे बात नहीं करते, परमानेंट सीज़ फायर पे बात नहीं करते। अब हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसकी कैबिनेट देखें और उसके सारे काम देखें इससे पहले वाले, तो हमें कोई भी ऐसा सोल्यूशन नज़र नहीं आता। और अगर जब तक ये जो गज़ा में ये फ़लस्तीन और इसराइल का कन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा तब तक मिडल ईस्ट का कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहेगा। आगे राइटर लिखते हैं, इंडीड द सीज़ फायर अलोंग विद प्रोविजंस टू अलाउ ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू गज़ा हैज़ प्रोवाइडेड सम रिलीफ टू द हेल्पलेस पॉपुलेशन। हेल्पलेस कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में रह रही हो, कि ये जो सीज़ फायर था ना इसने इस चीज़ को तो अलाउ कर दिया कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड थी, जो उनकी खाने पीने की चीज़ें थी वो गज़ा तक पहुंचाई जाएं, जो कि इसराइल ने पहले इस चीज़ पे भी पाबंदी लगाई थी कि कोई भी एड जो है वो गज़ा स्ट्रिप की तरफ ना जाए। But a temporary peace and opening of the food supply cannot heal the wounds of such relentless operation। कि अगर ये जो टेम्परेरी पीस है इसने ओपनिंग कर दिया कि वहाँ पे फूड सप्लाई की जाए, वहाँ पे इतनी सर्दी में लोगों को कंबल वगैरह प्रोवाइड किए जाएं, लेकिन ये उनके इतने ज़्यादा ज़ख्म है, जो इतना ज़्यादा उनकी तकलीफ़ है कि उनके जो इतने अजीज़ लोगों को शहीद कर दिया गया, उनके घर तबाह कर दिए गए, ये उनके ऑपरेशन को कभी भी जो उनका एक जबर जो उन्होंने शो करवाया है इसराइल पे उसको कम नहीं कर सकता। द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन इज़ वेदर द फ़लस्तीनियन वुड बी एबल टू गेट देयर राइट एंड हैव फुल कंट्रोल ओवर देयर लैंड एंड देयर लाइव्स। अब ये क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, CSS में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि
सीज़ फायर तो हो गया है, लेकिन ये टेम्परेरी पीस है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो आपके नज़दीक क्या सॉल्यूशन है जो कि प्रोवाइड करेगा इसराइल को उसके राइट और वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लैंड पे एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार पाएंगे? तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि किस तरह, क्योंकि टू स्टेट सॉल्यूशन हम हमेशा अपने पेपर में लिखते थे, तो अब क्या सॉल्यूशन होगा? तो आपके नज़दीक क्या सॉल्यूशन है, आपने इसको कमेंट में बताना है कि टू स्टेट सॉल्यूशन के अलावा और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हाउ कैन पीपल इन गजा लिव इन पीस वाइल बीइंग अंडर एन एवरलास्टिंग स्टेट ऑफ सीज कहते हैं कंट्रोल को। ये भी वही वाली बात थी कि जो लोग हैं गजा में किस तरह पूरे अमन के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, और ये जो हमेशा वो अंडर कंट्रोल तो इसराइल के रह नहीं सकते, तो इस चीज़ को किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, या आपके नज़दीक टू स्टेट सोल्यूशन के अलावा और क्या सोल्यूशन है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट में बताने हैं। यहाँ तक होता है हमारा लेक्चर कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह गजा में पीस लाया जा सकता है। जो 3 फेज़ थे, ये वाले स्टेजेस जो कि सोल्यूशन दिया गया था कि इस तरह पीस डील की जाएगी, इसमें जो इसराइल है उसकी क्या टेंशंस हैं, क्या वो इसको एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। हमने ट्रम्प की पहली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ा। जो इसकी दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन में हमने डिस्कस किया था अच्छे के साथ, आपने उसको भी सुन लेना है अगर आपके पास टाइम हो तो। इसके अलावा हमने देखा कि जो पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी तो सऊदी अरब का क्या रद्द अमल था, और उसने किस तरह कहा कि आप उनके साथ पहले रिलेशंस जो है नॉर्मलाइज करें, उसके बाद हमारी तरफ आएँ। तो हमने ये सारी बातें पेपर में लिखनी है। अपने पेपर को खूबसूरत बनाने के लिए आप मैप भी लाजमी ड्रा करोगे, जो कि आपके नंबरों को ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर आपको इसके अलावा कोई और ओपिनियन पे वीडियो बनानी है तो आप कमेंट कर दिया करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि इतने सारे न्यूज़पेपर आ जाते हैं, फिर मुझे खुद समझ नहीं आती, फिर मैं कोशिश करती हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उस पे वीडियो बना दूँ। तो आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं कि हमें इस ओपिनियन की समझ नहीं आई है। अगर आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो फिर मैं उस पर स्पेसिफिक उस पर बना दिया करूँगी। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें। इससे एनर्जी मिलती है कि आपने एक और वीडियो बनानी है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।